पिछले चैप्टर एटम में हमने स्टडी किया था कि ये पता चला कि एटम में दो तरह के पार्टिकल उसके अंदर भी होते हैं। एटम से छोटे एक पार्टिकल जिसके पास इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज था, उसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया, और एक जिसके पास पॉजिटिव चार्ज था, उसका नाम न्यूक्लियस रखा गया। उसके बाद रदरफोर्ड ने मॉडल बनाया, ऑर्बिट का मॉडल, उसको और करेक्शन करके बोर्स ने उसमें हमें स्टेट्स या ऑर्बिटल्स के मॉडल के बारे में बताया और उसको कंफर्म किया कि उससे जो लाइट निकलती है, जो स्पेक्ट्रम निकलते हैं, उसके रीजन उन्होंने बताए कि किस तरह से स्टेट में एनर्जी लेवल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। ओके, तो ये हमको एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा एंड वी आर क्लियर अबाउट इट कि उसमें पॉजिटिव चार्जेस सब के सब एक लोकेशन में होते हैं सेंटर में, और उसके चारों तरफ नेगेटिव पार्टिकल्स घूमते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इतनी स्टडी हो जाने के बाद में और हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल सेंटर में मिलता है जिसका नाम न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या होता है? क्या इसके अंदर कुछ और होता है या वो एक सिंगल पार्टिकल होता है? तो उसके लिए हमने उसकी स्टडी स्टार्ट की एंड दैट स्टडी वाज न्यूक्लियस। एक चीज जो हमको पता चल चुकी थी वो ये है कि न्यूक्लियस का साइज पूरे एटम के साइज से बहुत छोटा होता है। एटम का साइज किसको कहते हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन जो उससे सबसे दूर रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में घूम रहा है, यहां कहीं पाया जाता है, तो ये पूरा क्या कहलाएगा? एटम का साइज। ठीक है, उसको एटम का साइज कहेंगे। जिस लोकेशन पर न्यूक्लियस है सेंटर में, दैट इज साइज ऑफ द न्यूक्लियस। दोनों के रेडियस को, दोनों के साइज को हमने कंपेयर किया, तो ये साइज अगर 1 है तो ये वाला गैप कितना होता है? 10,000, 10 to the power 4। जहां पर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमता है, और ये सब जगह कैसी होती है? एम्प्टी, खाली जगह रहती। तो एटम में मोस्ट ऑफ द स्पेस कैसा रहता है? खाली रहता है। ओके, तो अब ये रेडियस की बात कर रहे हैं। अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर की पावर 3 टाइम्स हो जाती है, तो इसकी भी पावर अगर 3 टाइम्स करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 10 to the power 12 वॉल्यूम। तो अगर न्यूक्लियस का वॉल्यूम 1 होता है तो उसके आसपास एटम के एम्प्टी स्पेस का वॉल्यूम कितना होता है? 10 to the power 12, इतना ज्यादा। तो इतने वॉल्यूम के एटम में न्यूक्लियस 1 होता है। ये इसी तरह से आप मान सकते हैं कि ये हमारे क्लासरूम का जितना वॉल्यूम है, यहां पर अगर हम एक सुई की नोक लेकर आएंगे, उतना सा होता है न्यूक्लियस, और ये पूरा होता है एटम। इतना छोटा न्यूक्लियस और इतना बड़ा एटम का एम्प्टी स्पेस। ओके, तो ये न्यूक्लियस के साइज का हमको आइडिया मिलता है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इसी में ही मास होता है। अगर हम बोलेंगे एटम का मास कितना, न्यूक्लियस का मास कितना, दोनों ऑलमोस्ट सेम, पूरा मास न्यूक्लियस का ही मास होता है। सो दिस इज अबाउट द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, अब हम इस न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज स्टडी करना चाहते हैं, और दो तरह की प्रॉपर्टीज किसी भी पार्टिकल में होती हैं। एक, उसके पास मास होता है, और दूसरा, उसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। दो ही प्रॉपर्टी होती हैं। मास के कारण कोई भी चीज ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, और चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाती। तो हमारे इस यूनिवर्स में, हमारे नेचर में दो ही तरह के फोर्स होते हैं, इसलिए हम मानते हैं कि दो ही तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, तो अब न्यूक्लियस का मास इतना कम होता है कि हमारी जो यूनिट है केजी, वो बहुत बड़ी यूनिट उसके लिए होती है। तो हमने ना एक नई यूनिट बनाई। नई यूनिट कैसे बनाई? जैसे हम सोना खरीदने जाते हैं, और उसको जब हम सोना को खरीद रहे होते हैं तो उसको हम कैरेट में बोलते हैं, या कितने ग्राम सोना लेना है ये हम उसको बताते हैं। किलोग्राम में नहीं बोलते कि मुझे 1 किलोग्राम चाहिए, या 10 to the power -6 किलोग्राम चाहिए, 10 to the power -4 चाहिए, क्योंकि ये लैंग्वेज वो नहीं समझते। तो हमने एक नया यूनिट बना लिया, मिलीग्राम।
कितने मिलीग्राम सोना लेना है, कितने ग्राम सोना लेना है। ये ऐसे ही जब ट्रक में मटेरियल डालते हैं तो हम उसके लिए टन का यूनिट यूज करते हैं कि इस ट्रक में 5 टन है कि 10 टन है कि 12 टन है। तो जैसी हमको जरूरत होती है वैसा ही हम यूनिट बना लेते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस, इनके मास को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम एक बड़ी छोटी सी यूनिट बनाते हैं। तो पहले उस यूनिट को तय करेंगे और फिर हर चीज को उस यूनिट के मास से नापेंगे। तो उस यूनिट के लिए साइंटिस्ट ने जो भी मेरिट्स डिमेरिट्स थे उसको देखकर हाइड्रोजन को यूनिट मास पहले बनाना चाहा, लेकिन ये देखा कि उससे प्रैक्टिकली बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और यह हाइड्रोजन उतनी एक्टिव गैस नहीं है कि उसके साथ बहुत सारे कंपाउंड मिलें, तो बाकी मटेरियल के मास मेजर करने में बहुत प्रॉब्लम होता था क्योंकि हाइड्रोजन सबके साथ कंपाउंड नहीं बनाती थी। तो इसके लिए उन्होंने देखा कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड होके कोई ना कोई कंपाउंड बना लेता है। तो उन्होंने ये सोचा कि हम कार्बन को एक यूनिट बना लेते हैं मास की और उससे फिर हर एक को कंपेयर करते जाएंगे। कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है, ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, नाइट्रोजन के साथ अटैच होता है और हमको इस नेचर में उसके सब तरह के कंपाउंड मिलते हैं। इसलिए कार्बन को स्टैंडर्ड मान के यूनिट मास बनाया गया। ओके, अब शुरू में हाइड्रोजन सबसे छोटा होता है, उससे कम मास की कोई चीज नहीं मिलती है, तो उसको यूनिट बनाया गया। लेकिन चूंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए हमने उस मास को चेंज नहीं किया, डेफिनेशन को चेंज किया। तो हमने डेफिनेशन में कार्बन ले लिया लेकिन मास को उतना ही रखा जो हमने हाइड्रोजन को शुरू किया था कि एक हाइड्रोजन एक यूनिट मास होगी। लेकिन हमने अब डेफिनेशन कार्बन को लेके बनाई और एक हाइड्रोजन एक कार्बन से 1/12 टाइम्स होती है, यानी 12 हाइड्रोजन मिलकर एक कार्बन के बराबर होते हैं। तो हमने डेफिनेशन क्या बना ली कि एक कार्बन का एटम ले लो, उसका 1/12 कर दो, उसको हम एक यूनिट माना करेंगे। तो अब यूनिट का बेस क्या हो गया, कार्बन, पर हमने मास चेंज नहीं किया, उतना ही मास रखा हाइड्रोजन का। तो इस तरह से हमने इसकी नई डेफिनेशन बनाई एंड दैट डेफिनेशन इज 1 यूनिट। इस यूनिट को हम सिंबल दे रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए U। फिजिक्स में हम चीजें सिंपल से सिंपल करना चाहते हैं तो हमने इसका कोई नाम नहीं रखा। यूनिट है, इसका नाम यूनिट, 1 यूनिट मास, तो इसको U ही लिखा करेंगे। ये किसके बराबर हुआ, एक एटम लो कार्बन का, और कार्बन में ऐसा एटम जिसका अपना मास कितना हो 12, वो हमने एक कार्बन लिया जो सबसे पॉपुलर आइसोटोप होता है, वो पॉपुलर आइसोटोप हमने लिया और उसके मास में 12 को डिवाइड कर दिया। जितना मास आया उस मास को हमने क्या मान लिया, 1 यूनिट। इसका पूरा नाम पहले एटॉमिक मास यूनिट ऐसा बनाया गया था, AMU। एटॉमिक मास यूनिट, AMU। और बाद में जब हम बहुत कैलकुलेशन करने लगे तो हमको लगा बार बार AM रिपीट करने की क्या जरूरत है, उसको भी हटा दिया, सिंप्लीफाई करके क्या बना दिया उसको, सिर्फ U। तो ये 1U, 1 यूनिट ऑफ मास, दिस इज मास ऑफ 1 एटम डिवाइडेड बाय 12, ताकि ये हाइड्रोजन के करीब करीब बराबर हो जाता है। और ये हमने किया। अब कार्बन हमको केजी में मालूम था कि न्यूक्लियस का मास इतना होता है, 12 से डिवाइड किया तो ये बन गया 1 यूनिट मास। सो दिस इज कन्वर्शन ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट टू किलोग्राम। सो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम क्या लिखेंगे, U, ये इतने केजी के बराबर होता है। ये कन्वर्शन, इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि ये SI सिस्टम है और ये एटॉमिक मास का सिस्टम है। तो ये हमने यूनिट बना लिया। अब इससे हम आगे बढ़ सकते, किस तरह से इससे आगे बढ़े, तो अब देखिए हमारे नेचर में अलग अलग एलिमेंट्स हमको मिलते हैं। जैसे हमने जो जलाते हैं किसी भी चीज को तो उससे जो गैस निकलती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन इसके दोनों मिले तो हमने CO2 को लिया और एक्सपेरिमेंट करके
उसका हमने मास निकालने की कोशिश की कि कार्बन का मास इतना है तो ऑक्सीजन का मास कितना होना चाहिए। इसी तरह से हमको अपने आसपास एयर में नाइट्रोजन भी मिलती है, ऑक्सीजन भी मिलती है। नाइट्रोजन को लेके उसका एटॉमिक मास निकाला, एयर को लेके उसका एटॉमिक मास निकाला और हर एक को देखा कि कार्बन से कितने टाइम्स ज्यादा है। इस यूनिट में फिट किया तो हमको हर एक का कार्बन से C/12 से कितने गुना भारी है, ऐसा करके हम हर एक का एटॉमिक मास बनाते चले गए। ऐसे जब हमने कैलकुलेशन की तो ये जो एटॉमिक मास हमको मिले, ये हमने देखा कि हमको डेसिमल में मिलते हैं। 34.98, 36.98, किसी का 0.5, किसी में 0.4, ऐसे हमको मिलते हैं। तो हम सोचने लगे कि ऐसे क्यों होने लगा, और उसका एक रीजन हमको मिलता है कि एक एलिमेंट जो हम लेते हैं, एक एलिमेंट जैसे क्लोरीन इज वन एलिमेंट, उसकी गैस हमने ली, उसके एटम्स को स्टडी किया, उसमें कुछ एटम हमको मिलते हैं जिनका मास 35 होता है और कुछ एटम ऐसे भी मिलते हैं जिनका मास 36 होता है। 35 वाले भी मिलते हैं और 36 वाले भी मिलते हैं। एक का परसेंटेज कम होता है, एक का परसेंटेज ज्यादा होता है। ऐसे ही हमने कार्बन को खुद को देखा, उसमें 12 वाले भी मिलते हैं, 13 वाले भी मिलते हैं। हाइड्रोजन में 1 वाले भी मिलते हैं और बहुत थोड़ा सा हिस्सा 2 मास वाला भी मिलता है। ऐसे हमने देखा कि हर मटेरियल में उसी मटेरियल के जो एटम होते हैं उनका मास अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी वही है। गोल्ड को हमने लिया तो गोल्ड के अंदर ही हमने देखा 1, 2, 3 तरह के एटम हमको मिलते हैं, उनके मास अलग अलग हैं। लेकिन तो फिर हम मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमने ना उसमें मैथमेटिक्स लगाई, कितने परसेंट, ये हमने देखा क्लोरीन में 35 दैट इज 34.98 मास वाली गैस कितनी, परसेंटेज निकाल लिया 75%। 37 वाली कितनी, 25%। अब हमने उसका वेटेड एवरेज निकाल लिया। स्टैटिस्टिक्स में आपने क्लास 10th में वेटेड एवरेज पढ़ा है। वेटेड एवरेज किस तरह से निकाला जाता है? इसकी परसेंटेज को इसके मास से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी परसेंटेज को इसके मास से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उन दोनों को ऐड कर दो, उन दोनों को ऐड करो और 100 से डिवाइड कर दो। वही चीज हमने की, इसके परसेंटेज को इससे मल्टीप्लाई किया, इसकी परसेंटेज को इससे मल्टीप्लाई किया, टोटल कितना परसेंट हो गया 100, तो 100 से डिवाइड कर दिया। तो ये हमको क्या मिला 35.47। ये एवरेज निकालने का एक तरीका है। स्टैटिस्टिक्स में इसको क्या कहते हैं? वेटेड एवरेज। यानी हम डायरेक्ट इन दोनों का एवरेज नहीं निकालते, इसको वेटेज देते हैं 75 का, इसको वेटेज देते हैं 24 का। ऐसे दोनों को वेट देके टोटल वेट 100 से डिवाइड कर देते, एवरेज आ जाता है। अब इस तरह से अगर मैथमेटिकल प्रोसेस लगाकर एवरेज निकालेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हमको रिजल्ट मिलेगा उसमें डेसिमल जरूर आएगा। इसलिए हमने देखा कि डेसिमल यानी फ्रैक्शन आता है और हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? एटॉमिक मास। इसलिए एटॉमिक मास के जो नंबर्स होते हैं वो इंटीग्रल नंबर नहीं होते, कैसे होते हैं? फ्रैक्शन होते हैं। ये याद रहेगा एटॉमिक मास का। अब इसके बाद ये हम एटॉमिक मास की बात समझ गए। अगली चीज देखिए, हाइड्रोजन को हमने देखा तो हाइड्रोजन के ही हमको 3 आइसोटोप मिल गए। ऐसे जो पार्टिकल हैं जिनके मास एक जैसे होते हैं, सॉरी मास अलग अलग होते हैं लेकिन एलिमेंट एक ही होता है। जैसे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या है? ऑक्सीजन के साथ मिलकर, हम उसको जलाएंगे, ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाएगा, वो हाइड्रोजन होती है। और उसके दूसरे केमिकल टेस्ट भी होते हैं। ऐसे हमने बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम लिए, सबके मास निकाले तो देखा हमको 2 तरह की हाइड्रोजन मिलती है। एक का मास 1 होता है 0078, एक का मास 2 होता है। हम कोई केमिकल प्रोसेस करके
एक और तरह की हाइड्रोजन बना सकते हैं, इन दोनों को आपस में कंबाइन करके कुछ करके। वो हाइड्रोजन थोड़ी देर के लिए बनती है, फिर टूट जाती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए बनती है। वो जो थोड़ी देर के लिए बनती है उसका मास 3 भी होता है। इस तरह से हमने देखा कि हाइड्रोजन 3 तरह की हमको मिल सकती है, एक का 1 पॉइंट समथिंग, एक का 2 पॉइंट समथिंग और एक का 3 पॉइंट समथिंग। ये आर्टिफिशियल होती है, लैब में हम इसको बनाते हैं और ये फिर डिसइंटीग्रेट होके टूट जाती है, लेकिन बनती है एक बार, अनस्टेबल होती है। ये इसका नाम हमने ड्यूटेरियम रखा और इसका नाम ट्रीटियम रखा। इस तरह से 3 तरह की हाइड्रोजन मिलती हैं। इनको हम क्या कहने लगे? आइसोटोप्स। आइसो मतलब एक जैसे। अच्छा, अब इसमें जो सबसे कम मास वाली ये हाइड्रोजन थी। इससे छोटे मास वाला कोई भी एलिमेंट हमको अपने नेचर में नहीं मिला। इसमें हमने इलेक्ट्रॉन देखे, एक इलेक्ट्रॉन हमको मिला। अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज और उस पूरे हाइड्रोजन का नेट चार्ज 0 है, पूरे का नेट चार्ज 0 है, इलेक्ट्रॉन के पास -e चार्ज है, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा उसके पास कितना चार्ज होगा? तो आंसर है +e, तभी तो टोटल 0 हुआ। ठीक है, ये बात समझ में आई। नेट चार्ज उसका क्या है? 0, और इलेक्ट्रॉन जो एक निकला उसका -e, उससे क्या पता लग गया कि उसके अंदर न्यूक्लियस के पास +e। कितने e? एक ही। तो वो सबसे छोटा न्यूक्लियस हमको मिला। हमने ये मान लिया कि वो न्यूक्लियस एक पार्टिकल है। हमारे पास नहीं भी सबूत था तो हमने क्या मान लिया? एक सिंगल पार्टिकल है, क्योंकि एक सिंगल पार्टिकल के पास -e था, तो ये भी एक सिंगल पार्टिकल के पास +e होगा। So that single particle with single charge was given a name and that name was proton. तो ये पहला नॉमेनक्लेचर किसका हुआ? प्रोटॉन। और उसकी क्वालिटी क्या हुई? उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और अगर हाइड्रोजन में से हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो वो जो हाइड्रोजन बचेगी वही क्या है? प्रोटॉन। ठीक है, तो हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देने से जो बचता है वो एक प्रोटॉन है, और ये सबसे छोटा न्यूक्लियस है, तो इसका नाम हमने रखा प्रोटॉन। और इसके मेजरमेंट किए, इसके मेजरमेंट हमने किए। हाइड्रोजन का मास हमने निकाला इतने यूनिट हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन नेचर में मिलती है, उससे इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं। हमने दूसरे एक्सपेरिमेंट्स करके इलेक्ट्रॉन का मास भी निकाला। इलेक्ट्रॉन के मास निकालने की अपनी बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है। पहले उसका स्पेसिफिक चार्ज निकाला गया, फिर उसमें उसका चार्ज निकाला गया, फिर चार्ज से डिवाइड किया तो उसका मास निकला। इस तरह से उसका मास बनाया गया, और ये जो मास है इलेक्ट्रॉन का मास इतना आया। अब हमको हाइड्रोजन का मास मालूम है, इलेक्ट्रॉन का मास मालूम है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, निकाल देंगे, तो बाकी किसका बचेगा? प्रोटॉन का। इस तरह से प्रोटॉन का निकाला तो ये प्रोटॉन का मास आया। ठीक है, तो अब हमको पता लग गया कि हाइड्रोजन का मास जो इतना हमको दिखता है नेचर में, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और बाकी बचा हुआ प्रोटॉन। इस तरह से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, इन तीनों के मास हमने देख लिए। इसमें से ये 2 फिगर आपको पक्के याद करने, दिस एंड दिस, क्योंकि ये न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ये 2 मास आपको याद रहने चाहिए। अब जब हम न्यूक्लियस के चैप्टर में मासेस को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर हमको 6 डिजिट याद करने पड़ते, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 डिजिट तक आपको याद करने हैं, क्योंकि 5th डिजिट में जाकर ही चेंजेस होते हैं, अदरवाइज एक जैसे ही सब लगते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, इसके पास चार्ज था। हमने दूसरी गैस देखी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पास हमको पता लगा 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं और उसका नेट चार्ज 0 है तो उसके अंदर प्रोटॉन भी कितने होंगे? 8। ओके, तो उसके प्रोटॉन कितने हो गए? 8। इसी तरह से हम हर एक में इलेक्ट्रॉन के चार्जेस को देखते गए और हमको पता लगता गया कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन होने चाहिए।
इलेक्ट्रॉन के चार्ज काउंट करते थे, उससे प्रोटॉन के मिलते थे। तो हर एलिमेंट का हमने कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है ये हम हर एक में चेक करते चले गए, हर एलिमेंट के प्रोटॉन। तो सबका टेबुलेशन हो गया। अब ये जो प्रोटॉन था इसका जनरल हमने नंबर रखा कि प्रोटॉन के नंबर के लिए हमने एक सिंबल बना दिया एंड दैट सिंबल इज Z। तो अब हम क्या भाषा में बात करने लगे? हाइड्रोजन का Z नंबर क्या है, कॉपर का Z नंबर क्या है, गोल्ड का Z नंबर क्या है। तो जब हम Z नंबर बोलेंगे तो उसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें कितने। ये समझ आया? तो अब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन की बजाय क्या बोलते हैं? उस एलिमेंट का Z नंबर। ये Z तय हो गया। अच्छा, अब इसके एक एटम के अंदर चार्जेस होते हैं या नहीं होते? तो आंसर है होते हैं। नेगेटिव चार्जेस किसके कारण होते हैं? इलेक्ट्रॉन के कारण। और इलेक्ट्रॉन के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? Z। तो टोटल चार्जेस नेगेटिव कितने हुए? Z मल्टीप्लाइड बाय E, ये नेगेटिव चार्जेस होते हैं। एटम के पास पॉजिटिव चार्जेस कितने होंगे? Z मल्टीप्लाइड बाय E प्लस ये एटम के पास पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। ओके, नेट चार्ज कितना होता है? दोनों को ऐड किया, नेट चार्जेस 0 एटम के पास। तो ये एटम में चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है। तो न्यूक्लियस के पास कितने चार्ज हुए? Z इंटू E, ये न्यूक्लियस का चार्ज हुआ। ओके, अब न्यूक्लियस के चार्ज के बारे में हमको पता लग गया कि उसके पास ZE चार्ज होता है। और Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है इसका हमने एक नाम रख दिया, इसको हम कहा करेंगे ये एटॉमिक नंबर। तो हर एटम के लिए, हर एलिमेंट के लिए हम आपसे पूछेंगे इसका एटॉमिक नंबर क्या है। जैसे गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है, क्या समझे? उसके पास कितने प्रोटॉन होते हैं? 79। और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 79। तो याद रखिए एटॉमिक के बाद क्या शब्द लगाना है? नंबर। तो जब हम एटॉमिक नंबर बोलेंगे तो हम चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज, और इसका सिंबल क्या है? Z। ओके, ये हो गया एटॉमिक नंबर। अच्छा, उसके बाद अगली चीज देखिए, अब एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बारे में हमने ये देखा, इस कहानी को जरा समझने की कोशिश करिए कि एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 था अप्रॉक्सीमेटली, और उसका Z नंबर भी 1 था, उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी 1 है। ठीक है, सब चीजें मैच कर गई। उसके बाद हमने देखा कुछ और तरह के पार्टिकल हमको नेचर में मिलते हैं, जैसे कि रेडियो एक्टिव मटेरियल से जो पार्टिकल निकल कर जाते हैं उसका हमने एक्सपेरिमेंट किया, उनका हमने नाम रखा हुआ था अल्फा पार्टिकल। अभी नेक्स्ट क्लास में हम उसको पढ़ेंगे। तो वो अल्फा पार्टिकल के चार्जेस और मास दोनों का मेजरमेंट किया गया, लेकिन उसमें एक गड़बड़ थी, उसमें एक प्रॉब्लम आ रहा था। प्रॉब्लम ये आ रहा था कि उसका चार्ज 2 प्रोटॉन के बराबर था, चार्ज इज इक्वल टू 2 प्रोटॉन्स। लेकिन जब हम उसका मास निकालते थे तो उसका मास 2 प्रोटॉन के बराबर नहीं आ रहा था, उसका मास 4 प्रोटॉन के बराबर आ रहा था। अब ये एक प्रॉब्लम आ गया था कि अगर चार्ज 2 हैं तो प्रोटॉन 2 होने चाहिए, तो उसका मास भी 2 यूनिट होना चाहिए, और उसका मास कितना आ रहा था? 4 यूनिट। तो ये एक प्रॉब्लम था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैडविक ने हमको एक थ्योरी दी कि एक और तरह का पार्टिकल होता है जो हमको नहीं मालूम है, उस पार्टिकल के पास मास होता है और चार्ज नहीं होता है। आप ये मान लीजिए कि 2 प्रोटॉन अगर उस अल्फा पार्टिकल में हैं तो उसके साथ 2 पार्टिकल वो भी होंगे जिनके पास क्या है? मास। तो 2 पार्टिकल प्लस चार्ज के प्रोटॉन और 2 पार्टिकल बिना चार्ज के। चूंकि उसका चार्ज न्यूट्रल है इसलिए उसका नाम उन्होंने रखा न्यूट्रॉन, क्योंकि चार्ज न्यूट्रल है, 0 चार्ज है। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ऐसे मिला के कितना मास हुआ? 4।
तो उसका मास हमको कितना मिलता है 4, लेकिन चार्ज कितने हैं 2, और वो पार्टिकल हमको मिला और एक्चुअली मिला। तो इससे ये पता लगा कि हमारे पास एक और तरह का पार्टिकल है जो न्यूक्लियस में होना चाहिए, और उसका नाम क्या रखा गया, न्यूट्रॉन। यहां न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो ये न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज बनी कि उसका मास करीब करीब प्रोटॉन के बराबर होगा, तो उसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया। दिस वॉज डिस्कवर्ड एज न्यूट्रॉन। अब इसका भी मास निकाला गया, तो हमने ये देखा कि इसका मास प्रोटॉन के बराबर है, चार्ज इसका 0 है। एग्जैक्ट उसका हमने मास निकाला तो उसका मास इतना आया। ये मास अगर आप प्रोटॉन से कंपेयर करेंगे, प्रोटॉन से कंपेयर करिए, ये कितना है 727, 2 0 को छोड़ दीजिए, 727, और ये कितना है 866। तो भारी कौन होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भारी होता है, इसे याद रखिए। अच्छा, न्यूट्रॉन हमको उसको हम स्टडी करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि एटम से निकालकर हम उसको स्टडी करें, हमको अकेला न्यूट्रॉन कहीं मिले। लेकिन हमने ये देखा कि नेचर में कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है जिसमें हमको अकेला इलेक्ट्रॉन मिले। तो ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होते। हमने किसी एटम से, किसी न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन को निकाला। जब हम उसको निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कुछ सेकंड बाद उस न्यूट्रॉन के अपने आप 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा उसका इलेक्ट्रॉन बन जाता है और एक टुकड़ा प्रोटॉन बन जाता है। तो नेट चार्ज कितना हो गया, प्लस ई प्रोटॉन का माइनस ई इलेक्ट्रॉन का, नेट चार्ज क्या 0। तो उस 0 नेट चार्ज के ये 2 पार्टिकल हो जाते हैं और ये टूट जाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। सो हमने उसका नोट बना लिया दैट फ्री न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल। ज्यादा से ज्यादा जो हमको दिखते हैं, कितने सेकंड तक उसकी लाइफ होती है, 1000 सेकंड। 1000 सेकंड तक न्यूट्रॉन मिलता है, एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, लेकिन नेचर में हमको न्यूट्रॉन नहीं मिलते। जैसे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो नेचर में हमको क्या मिलेगा, प्रोटॉन। लेकिन न्यूट्रॉन कहीं नहीं मिलता है। क्यों, वो न्यूट्रॉन अपने आप टूट जाता है और टूटकर वो क्या बना लेता है, न्यूट्रॉन टूटेगा तो उससे प्रोटॉन बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन बनेगा और एक और पार्टिकल पैदा हो जाएगा जिसको हम एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो का रोल अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये उसका मैग्नेटिक मोमेंट एडजस्ट करने के लिए बनता है। ओके, तो ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में डिवाइड हो जाता है बिकॉज इट इज अनस्टेबल। तो इस तरह से न्यूट्रॉन बनता है। न्यूट्रॉन का काम क्या होता है, आगे जाके हम एक फीचर पढ़ेंगे दैट विल बी फोर्स बिटवीन 2 पार्टिकल्स ऑफ द न्यूक्लियस। उसमें हम फिर से इसको डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रॉन कितना इंपॉर्टेंट होता है और क्यों होता है। राइट, फिलहाल हम सिर्फ ये पढ़ते हैं कि हमको एक और पार्टिकल का पता लगा जो न्यूक्लियस में होता है। तो अब न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह के पार्टिकल हो गए, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे उसके लिए हमने ये बना दिया न्यूट्रॉन नंबर। तो अब हमने ना उनको नाम देने शुरू कर दिए। तो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है उसका सिंबल हमने क्या बनाया, Z। जितने उसमें न्यूट्रॉन हैं उसका सिंबल क्या बनाया, N। अब पूरा मास किसके कारण होता है, न्यूक्लियस के कारण होता है, और न्यूक्लियस 2 पार्टिकल से ही बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, अगर उन दोनों को ऐड कर देंगे तो उसका पूरा मास बन जाएगा। तो हमने क्या किया कि ये जो एटॉमिक नंबर था और ये जो नंबर था, इन दोनों को ऐड कर दिया और इसका नाम क्या दे दिया, मास नंबर। मास नंबर, तो हर एलिमेंट का अपना अपना एक मास नंबर होता है। मास नंबर किससे बनता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इनको ऐड करके मास नंबर बनता है। अब यहां पर वर्ड्स में, शब्दों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, उसको ध्यान दीजिए। एक एलिमेंट के पास 2 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, एटॉमिक मास
दूसरी कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास नंबर। ये तो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है? 35.47, अभी आपने निकाला था 35.5 फ्रैक्शन में। क्लोरीन का एटॉमिक मास नंबर क्या है? तो हमने बोला क्लोरीन में प्रोटॉन 17 और न्यूट्रॉन 18 मिलते हैं। जो सबसे बड़ा आइसोटोप क्लोरीन का मिलता है उसमें 17 और 18 मिलाकर कितने हुए? 35 उसका एटॉमिक मास नंबर है। तो ये जो नंबर है इसमें डेसिमल नहीं है, ये इंटीग्रल नंबर है। तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर एक इंटीग्रल नंबर होता है जो ये बताता है कि उसका जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आइसोटोप है, जो मैक्सिमम अवेलेबल आइसोटोप है, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलाकर कितने होते हैं। उसका नाम हमने क्या दिया? एटॉमिक मास नंबर। ये तो एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर, इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। नंबर इज ओनली एडिशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसलिए वो नंबर इंटीग्रल ही रहता है। ओके, ये आ गया। सो मास नंबर इज एन इंटीजर। अब इनको लिखने का तरीका, इनको लिखने के लिए किसी भी एलिमेंट को जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले उस एलिमेंट के नाम को छोटा करके उसका एक सिंबल बनाते हैं। जैसे एक हमारे पास एलिमेंट था ऑरस, ऑरस जिसको हम नॉर्मली गोल्ड कहते हैं, तो गोल्ड के लिए हमने सिंबल क्या बनाया? AU, ऑरस से बना AU। ओके, ये उसका सिंबल है। इसके पास जितने प्रोटॉन होंगे, यानी जो इसका Z नंबर है, वो हमेशा यहां लिखा जाएगा इसके नीचे। तो सब ने मिलकर तय किया कि Z नंबर को हम यहां लिखा करेंगे, तो ठीक है, सब ने लिखना शुरू कर दिया। तो इसका Z नंबर 79 होता है, दैट वी राइट हियर। इसका जो एटॉमिक मास नंबर होता है, दैट इज टोटल नंबर, उसको यहां लिखेंगे, तो यहां लिख दिया उसको। बस ये तरीका याद रखिए। यहां कौन सा नंबर रहेगा? Z नंबर, और यहां कौन सा नंबर रहेगा? एटॉमिक मास नंबर A। ये दोनों यहां रहेंगे। तो न्यूट्रॉन नंबर कहां रहेगा? तो ये बोलेगा कि न्यूट्रॉन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें से इसको माइनस करिए, न्यूट्रॉन नंबर आ गया। ठीक है, तो इससे हमको पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई। इसके पास कितने प्रोटॉन हैं? 79। कितने न्यूट्रॉन हैं? इसमें से इसको माइनस किया, इसको माइनस करके देखिए कितना आता है। ये 118। तो 118 इसके पास न्यूट्रॉन है। ठीक है, और टोटल मास नंबर इसका कितना हो गया? 118 प्लस 79, 197 इसका टोटल मास नंबर हो गया। तीनों। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इलेक्ट्रॉन, यस, क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इससे हमको इलेक्ट्रॉन पता लग गया, प्रोटॉन पता लग गया, टोटल पता लग गया, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो पता लग गया, और इस एलिमेंट का नाम क्या है वो पता लग गया। अब एक चीज देखिए, जो हमारा टेबल बना था केमिस्ट्री में, उसमें नाम को पहले इससे जोड़ा जाता था, ये चीज आप लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम नाम को किससे जोड़ते हैं? Z नंबर से जोड़ते हैं, और Z नंबर से नॉमेनक्लेचर होता है। नेक्स्ट Z नंबर आएगा, इसका नाम चेंज हो जाएगा। ठीक, ओके। तो इस तरह से ये बन गया। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, बाद में और भी थ्योरीज बनी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन बड़ी तेजी से एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, क्योंकि हमको मालूम है न्यूट्रॉन टूट के प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन बनेगा अंदर में ही। वो इलेक्ट्रॉन जाके किसी दूसरे प्रोटॉन के साथ मिक्स होगा, और उसके साथ मिक्स होगा तो उसमें वो न्यूट्रॉन बन जाएगा। इस तरह से प्रोटॉन तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की ये थ्योरी बनी कि न्यूट्रॉन टूटकर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनता रहता है उसके अंदर ही, और प्रोटॉन, वो जो इलेक्ट्रॉन बनता है, किसी दूसरे प्रोटॉन के साथ जुड़ के न्यूट्रॉन बना लेता है। तो बड़ी तेजी से ये काम होता है। ये न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निकला
और इस प्रोटॉन को उसने न्यूट्रॉन बना दिया। इससे इलेक्ट्रॉन निकला और इस इलेक्ट्रॉन ने इधर एक प्रोटॉन है उसको न्यूट्रॉन बना दिया। इसमें से निकला, इस ये जो पुराना प्रोटॉन था इसने इसको न्यूट्रॉन बना दिया। ये एक्सचेंज फोर्सेस होते हैं। इतनी तेजी से ये होते रहते हैं कि ये सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और ऐसा सोचा गया कि ये जो खेल इनका चलता रहता है इसके कारण ही ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और ये वाले फोर्स को हम कहते हैं एक्सचेंज फोर्स। तो हम एक्सचेंज फोर्स पर जब आएंगे तब उस समय पढ़ेंगे कि ये न्यूक्लियर फोर्स किस तरह से बनते हैं। ये जो पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं उससे ये फोर्सेस बने रहते हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी। और ये सब थ्योरी ही हैं जिससे हम पढ़ के कुछ इसको समझ सकते हैं कि आफ्टर ऑल इन दो के बीच में आपस में फोर्स क्यों रहता है, क्यों ये आपस में चिपके रहते हैं। एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के साथ कैसे चिपक सकता है जबकि उसमें बहुत ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए, फिर भी वो क्यों टिकते हैं। सो वी विल कम टू दैट व्हेन वी स्टडी न्यूक्लियर फोर्सेस। ओके, अब ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है। अब इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे नेचर से हमने एलिमेंट लिए और एलिमेंट में हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्टडी करने लगे। तो देखे कि एलिमेंट्स में जो एटम्स मिलते हैं वो एटम में थोड़ा सा डिफॉर्मिटी रहती है कि सब एक जैसे यूनिफॉर्म नहीं होते। जैसे हमने क्लोरीन के एटम लिए तो एक एटम में तो हमको 18 न्यूट्रॉन मिलते हैं और दूसरा लिया तो देखा उसमें 20 न्यूट्रॉन्स थे। तो किसी में 18, किसी में 19, किसी में 20 ऐसे न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। और जबकि प्रोटॉन सब में कितने थे? 17। तो हमने ये देखा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो एक तरह के एलिमेंट में एक जैसे ही होते हैं एग्जैक्ट, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो बदलते रहते हैं। ओके, नेट चार्ज 0 रहता है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन उतने ही रहते हैं जितने फ्री प्रोटॉन रहते हैं। तो हमने ऐसे ऐसे एटम इकट्ठे करने शुरू किए और उसका कैटेगराइजेशन किया, क्लासिफिकेशन किया। तो एटम्स का हमने 3 तरह से क्लासिफिकेशन किया। अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि एटम से रिलेटेड ये 3 नंबर्स होते हैं जो हमको समझ में आने चाहिए। ए नंबर क्या होता है? मास नंबर। इसके 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक एटॉमिक नंबर, ये किससे बनता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। और एक न्यूट्रॉन नंबर, ये किससे बनता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, ये n है। और z और n दोनों मिला के टोटल एटॉमिक मास नंबर A = Z + n ऐसा बनता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखा कि न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमको कैटेगराइजेशन हम कर सकते हैं एटम्स का। ऐसे सारे एटम्स जो एक ही एलिमेंट के होते हैं उसमें सब में प्रोटॉन नंबर एक ही रहेगा, लेकिन अगर उसके न्यूट्रॉन के नंबर्स डिफरेंट हैं तो उसका मास डिफरेंट हो जाएगा। ऐसे सब ग्रुप को हम, ऐसे ग्रुप को क्या कहेंगे? आइसोटोप्स। ये आइसो एक जैसे, ये जो आइसोटोप्स होते हैं इसमें कौन सा नंबर सेम रहेगा? Z। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो जाएंगे। और इसके एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन हमको मिलता है 1 1 1, ये तीनों 1 हैं इसलिए ये आइसोटोप्स हैं और इसीलिए इनका नाम हाइड्रोजन है। एक का मास 1 है, एक का मास 2 है, एक का मास 3 है। वैसे ही हमको कार्बन नेचर में मिलता है, किसी का मास 12 है, किसी का 13 है, लेकिन प्रोटॉन सबके कितने हैं? 6। अगर 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा तो इसका नाम नाइट्रोजन हो जाएगा, वो दूसरा ही एटम बन जाएगा। ओके, ये आइसोटोप्स होते हैं। उसके बाद सेम मास के 2 एटम हमको मिले, 3 मास, लेकिन एक के पास प्रोटॉन एक था, एक ही इलेक्ट्रॉन था, इसलिए वो कौन था? हाइड्रोजन। दूसरे के पास 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए उसका नाम क्या था? हीलियम। और उसके कैरेक्टरिस्टिक अलग थे। ये सबको मालूम है हीलियम क्या होता है और हाइड्रोजन क्या होता है, और ये कैरेक्टरिस्टिक इस नंबर के कारण आती है, इसलिए ये इसके नाम। लेकिन दोनों में क्या चीज सेम है? 3 3। ऐसे अगर 2 एटम हम लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये कैसे हैं? आइसोबार्स। ठीक है, दोनों का प्रेशर एक जैसा होता है, दोनों का एटॉमिक मास एक जैसा होगा। उसके बाद तीसरी कैटेगरी हमने ली आइसोटोन्स। आइसोटोन्स वो वाले एटम होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन एक जितने होते हैं,
प्रोटॉन भले अलग अलग हो, मास भले अलग अलग हो, क्या चीज एक समान होगी? न्यूट्रॉन्स। तो इसके आप कुछ एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। सेम न्यूट्रॉन, जैसे मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का ये पर्टिकुलर आइसोटोप 198 - 80 कितना आया? 118 न्यूट्रॉन है इसमें। गोल्ड 197 - 79, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 118। ये दोनों में न्यूट्रॉन बराबर हैं, लेकिन दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं, दोनों के प्रोटॉन नंबर अलग हैं। ऐसे में इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोन्स। दोनों का एटॉमिक मास भी अलग है, दोनों के प्रोटॉन भी अलग हैं, बाय चांस दोनों के न्यूट्रॉन्स एक समान हैं, तो दीज आर नोन एज आइसोटोन्स। तो इस तरह से हमने इनका नोमेनक्लेचर किया। ये न्यूक्लियस के बारे में कुछ छोटे छोटे फीचर्स हमने पढ़े। अब इसके बाद अगली चीज हम स्टडी करते हैं, दैट इज साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कितना बड़ा होता है? तो न्यूक्लियस हमको मालूम है एक प्रोटॉन से बनता है, और प्रोटॉन का साइज हम पता लगा चुके हैं कि कितना होता है। अगर हम उस r को लेके क्यूब कर देंगे 4/3 पाई r क्यूब, तो उसका साइज आ जाएगा, उसका प्रोटॉन का वॉल्यूम आ जाएगा। अब जितने प्रोटॉन आपस में जुड़ गए, जैसे हीलियम, हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, कितने पार्टिकल जुड़े? 4, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4 गुना। बड़ा सिंपल था। जिस चीज में ये, अगर हमने एक गोल्ड का पार्टिकल लिया, तो गोल्ड का पार्टिकल एक प्रोटॉन से कितने गुना बड़ा होना चाहिए? देखकर बताइए। 79 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए कि 197 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए? न्यूट्रॉन में भी तो साइज होता है ना, वॉल्यूम होता है, तो वो भी जगह घेरेगा। तो टोटल वॉल्यूम में क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हमने लेने हैं। प्रोटॉन कुछ जगह लेंगे, न्यूट्रॉन कुछ जगह लेंगे, और पूरा साइज दोनों को मिलाकर बनेगा। ये दोनों को मिलाकर बनने वाला नंबर है। तो इस पर डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस का साइज कितना होगा। तो न्यूक्लियस के साइज के लिए एक फॉर्मूला हमने बनाया, और वो फॉर्मूला है साइज ऑफ द न्यूक्लियस। बड़ी सिंपल मैथमेटिक्स से ही ये फॉर्मूला बना हुआ है। सबसे पहले रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस r इज इक्वल टू r0 एटॉमिक मास नंबर 1/3। ये एक फॉर्मूला हमने बनाया। दिस गिव्स द साइज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एनी पर्टिकुलर मास नंबर। ए क्या नंबर है? मास नंबर। तो अगर हम यहां 197 रख देंगे तो ये किसका आ जाएगा? गोल्ड का। और अगर हम यहां पर 4 रखेंगे तो किसका आ जाएगा? हीलियम का। इस तरह से सबके साइज आ जाएंगे। ये फॉर्मूला छोटी सी मैथमेटिक्स से बना हुआ है। अगर आपको मालूम है किसी चीज का वॉल्यूम V है या किसी का मास m है, तो m को हम क्या लिख सकते हैं? m को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। इस वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं? 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी। ऐसा होता है। अब r क्यूब किसके बराबर हुआ? r क्यूब इज इक्वल टू 3/4 3m/4 पाई, और रो को भी इधर भेज दीजिए, रो। तो r किसके बराबर हुआ? r इज इक्वल टू 3m/4 पाई रो, इसका 1/3। ये हुआ रेडियस। अब इसमें देखिए 3 इज ए कांस्टेंट, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियॉन इसको हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं। 4 इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट है, तो r किसकी 1/3 पावर के प्रोपोर्शनेट हो गया? m टू द पावर 1/3। और मास
मास को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? R इज इक्वल टू ए कांस्टेंट जो कि हर एक के लिए एक जैसा है और मास के लिए एटॉमिक मास नंबर टू द पावर 1/3। ये तो ये वाली मैथमेटिक्स लगा के ये फॉर्मूला निकला, R इज इक्वल टू R नॉट एटॉमिक मास टू द पावर 1/3। ये इससे निकालते हैं। अच्छा, अब R और R नॉट को कैसे कैलकुलेट किया, ये हम लोग रदरफोर्ड के एक्सपीरियंस में एक्सपेरिमेंट में पढ़ चुके हैं। उसमें हमने ये देखा था, एक क्वांटिटी आई थी डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच। वो क्या था कि जो पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल जाकर गोल्ड कॉइल के न्यूक्लियस को हिट करके वापस आते रिफ्लेक्ट होके, ये जो डिस्टेंस बचता है ये हमको आइडिया देता है कि उसका साइज कितना होना चाहिए, एटॉमिक न्यूक्लियस का साइज कितना होना चाहिए जो कि बिना टकराए उससे ऐसे वापस आ जाते। ये जो वापस आते हैं ये किस फोर्स के कारण वापस आते हैं? तो आंसर है ये कूलम फोर्स के कारण वापस आते हैं, प्लस प्लस का कूलम फोर्स। तो हम ये मान के चलते हैं कि कूलम फोर्स के कारण जब ये वापस आते हैं तो वो जो उसमें जिस डिस्टेंस से वापस आते हैं वो वाला डिस्टेंस हमको न्यूक्लियस का अप्रॉक्सीमेट साइज बताता है। इसमें न्यूक्लियस टू न्यूक्लियन, प्रोटॉन से दूसरे प्रोटॉन का फोर्स, प्रोटॉन से दूसरे न्यूट्रॉन का फोर्स, इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे। फिर से सुनिए इसी बात को, यहां से एक अल्फा पार्टिकल गया, इसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं। यहां पर गोल्ड का न्यूक्लियस है, इसके पास 79 प्रोटॉन हैं, 118 न्यूट्रॉन्स हैं। ये यहां पर जाता है और ऐसे वापस आ जाता है। कौन सा फोर्स इसको वापस भेजता है? कूलम्स फोर्स इसको वापस भेजता है। पॉजिटिव चार्जेस वापस आ गया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, या सिर्फ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इसको अपने पास खींच ले या इसको रिपेल कर दे? तो इसके लिए हमने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत छोटे से डिस्टेंस के लिए होता है और ये उतने डिस्टेंस तक पहुंचा ही नहीं है। इसलिए इनके बीच जो फोर्स लगता होगा वो कौन सा होना चाहिए? सिर्फ कूलम्स फोर्स होना चाहिए। उसके बेसिस पर ही ये कैलकुलेशंस की गई। सो वी हैव डन ऑल द कैलकुलेशन थिंकिंग दैट इट इज रिफ्लेक्टेड ड्यू टू कूलम्स फोर्स एंड देयर इज नो रोल played by the nuclear forces or strong nuclear forces. उसके बेसिस पर कैलकुलेशन कर करके R नॉट की वैल्यू निकाली गई एंड दिस वैल्यू ऑफ R नॉट comes to be R नॉट is equal to 1.2 into 10 to the power minus 15 मीटर। इसके लिए हम फेम्टो यूज करते हैं, यूनिट फेम्टो। सो 1.2 फेम्टोमीटर। अब जिसका एटॉमिक मास 1 है वो क्या चीज है? एटॉमिक मास नंबर 1 हाइड्रोजन, सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा न्यूक्लियस। अगर यहां पर 1 रख देंगे तो 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1। उस समय इसका रेडियस कितना होगा? इसके बराबर। इसका मतलब ये किसका रेडियस है? हाइड्रोजन का। समझ में आया? यहां से जैसे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का, हाइड्रोजन एटम का नहीं, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस, और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में क्या होता है? एक प्रोटॉन। तो ये एक प्रोटॉन का रेडियस है। जैसे जैसे हम प्रोटॉन के ऊपर दूसरा प्रोटॉन, तीसरा प्रोटॉन, चौथा प्रोटॉन ऐसे जोड़ते जाएंगे, ये इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। और हमने एक सिंपल मैथमेटिक्स लगाई कि उसके मास से हमको क्या मिल जाएगा? उसका रेडियस मिल जाएगा। इस तरह से ये बना, ये एक फॉर्मूला बना इसके रेडियस का। ओके, अब इसकी डेंसिटी कितनी होती है? तो आंसर है इसके मास और इसका वॉल्यूम, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा? डेंसिटी। वॉल्यूम कैसा निकाला जाएगा? R का क्यूब करके। तो हमने इसका वॉल्यूम निकाला। अगर इसका रेडियस की पावर 10 टू द पावर माइनस 15 है तो वॉल्यूम की पावर, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 45 या 18,
सॉरी। ओके, तो ये इसका वॉल्यूम इतना छोटा हो जाएगा। अब मास तो इसका हमको पता है, प्रोटॉन के मास का, मास से वॉल्यूम को डिवाइड किया तो इसकी डेंसिटी मिली, एंड दैट डेंसिटी इज वेरी वेरी लार्ज डेंसिटी। उसकी वैल्यू नोट करिए, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मेटल। न्यूक्लियर मैटर डेंसिटी, this density is 2.3 into 10 to the power 17 kg per meter cube। ये इसकी डेंसिटी होती है। दिस इज a very very large density। 10 के बाद 17 जीरो लगाने हैं, इतना भारी न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है। पर ये सारी दुनिया न्यूक्लियस से ही तो बनी है, हर चीज न्यूक्लियस से बनी है। ये भी, इसमें करोड़ों न्यूक्लियस हैं, फिर इसका भार तो कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? तो बात यह है कि डेंसिटी की एक चीज समझिए कि डेंसिटी में हम ये मानकर चलते हैं कि जो हमने मटेरियल लिया 1 मीटर क्यूब, उसमें पूरे न्यूक्लियस ही ऐसे भरे हुए, एक दूसरे से चिपके हुए, और ऐसा कभी होता नहीं। न्यूक्लियस के चारों तरफ खाली जगह होती है, तब दूसरा न्यूक्लियस यहां पर आएगा। हमने पढ़ा है कितनी खाली जगह होती है, 10,000 गुना इसके बाद खाली जगह होती है, फिर 10,000 गुना एक और जगह आएगी, तब दूसरा न्यूक्लियस आएगा। एक एटम का साइज 10,000, उसमें से एक साइज कौन सा? न्यूक्लियस 10,000, फिर दूसरा न्यूक्लियस यहां है, इसके इधर 10,000। इतनी जगह छोड़कर एक न्यूक्लियस के बाद एक न्यूक्लियस होता है। तो इसलिए अगर हम उसका वॉल्यूम लेके डिवाइड करेंगे तो देखेंगे डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। तो एटम की डेंसिटी इसलिए कम हो जाती है क्योंकि उसमें एम्प्टी स्पेस ज्यादा रहते हैं। तो न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा रहता है, उसका मास हमने देखा बहुत छोटा रहता है, और उसके बाद जो दूसरा न्यूक्लियस उसको मिलेगा वो 20,000 यूनिट के बाद जाकर एक दूसरा न्यूक्लियस मिलेगा। तो इसलिए उसकी टोटल डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। रीजन समझ में आया? और ये जो हमने कैलकुलेशन की वेरी हाई डेंसिटी, ये क्या सोचकर की कि सभी न्यूक्लियस डेंस हो गए, एक जगह पर आ गए। अगर ऐसा होगा तो ये चीज बहुत ज्यादा भारी हो जाएगी, एंड वी कैन नॉट इवन इमेजिन। ओके, तो ये चीज हम आगे जाके पढ़ेंगे जब न्यूट्रॉन स्टार के बारे में पढ़ते हैं। तो न्यूट्रॉन स्टार इतने ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे हो जाता है? क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा होता है। उसका मास इतना ज्यादा क्यों हो जाता है? क्योंकि सभी न्यूट्रॉन एटम को तोड़कर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहां पर ये डेंसिटी एप्लीकेबल हो जाती है और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है। एनीवे, दैट विल बी स्टडी ओनली इन न्यूट्रॉन स्टार्स। ओके, तो ये इसकी डेंसिटी और इसका रेडियस, ये इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे। उसके बाद हम लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है और मास एनर्जी रिलेशंस क्या होते हैं। ये दो चीजें हमने स्टडी करनी है। तो इसमें आज हम पहले देखते हैं मास एनर्जी रिलेशंस। मास एनर्जी रिलेशन हम पढ़ना चाहते हैं। इसके बेसिस पर हमको आगे स्टडी करनी है कि एक न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन और दूसरे प्रोटॉन, जो कि दोनों प्लस प्लस हैं, बिना रिपल्शन के भी कैसे रह लेते हैं। रिपेल नहीं करते हैं बल्कि एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? उसके लिए हमको पहले थोड़ा सा मास एनर्जी को रिव्यू करना पड़ेगा। व्हाट इज मास एनर्जी रिलेशन? इस रिलेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। मॉडर्न फिजिक्स का आइंस्टाइन ने ये रिलेशन दिया था। ये रिलेशन हमको क्या बताता है? नंबर 1 कि हमारी ये दुनिया, हमारा ये नेचर जिस चीज का बना हुआ है उसको हम नहीं जानते।
किस चीज का बना हुआ है। हम जो देखते हैं हम वो बोलते हैं कि ये हवा से बना है, पानी से बना है, मिट्टी से बना है, इन सब चीजों से मिलाकर बना है और उसके हमने बहुत सारी चीजें बनाई, फिर ये बताया कि नहीं ये सब चीजें मिलाकर थोड़े से एटम्स होते हैं, उसी से ये सब बने हैं मॉलिक्यूल्स, फिर उस एटम को हमने बनाया, ये इससे बने हैं। इस तरह से हम अलग अलग चीजें बताते रहते हैं। तो आइंस्टाइन का ये कहना था कि नहीं, ये सारी दुनिया एक ही चीज से बनी हुई है, उसी चीज के अलग अलग रूप, अलग अलग कॉम्बिनेशन करके हमको अलग अलग चीजें दिखती हैं। उस एक चीज को हम अभी तक ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और उसी का हमने नाम रखा है गॉड पार्टिकल। तो हम बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं और हल्ला करते हैं, गॉड पार्टिकल मिल गया, गॉड पार्टिकल मिल गया। मिला है कि नहीं मिला ये प्रूफ करके बताएंगे। अभी फिर हुआ था पिछले साल हल्ला कि गॉड पार्टिकल मिल गया, ठीक है। वो एक ऐसा पार्टिकल होता है जिससे ये पूरा यूनिवर्स बना है, ठीक है, होगा। वो नहीं, आइंस्टाइन ने बताया कि फिलहाल ये दुनिया जो बनी हुई है इसके हमने दो मेन कंपोनेंट देखे हैं और वो कंपोनेंट हैं जिसको हम कहते हैं रेडिएशन, एनर्जी। दूसरा कंपोनेंट मैटर, मटेरियल। ये दो चीजें हैं और इन्हीं से ही दुनिया बनती है। कोई भी चीज या तो एनर्जी होगी, सन से हमें धूप आती है, एनर्जी है। खाना गर्म करते हैं, हीट देते हैं, हीट एनर्जी है। इस तरह से इस दुनिया में या तो इस तरह की एनर्जीज पाई जाती हैं या मटेरियल पाया जाता है, और मटेरियल के टुकड़े करते 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 हम आ गए कि सबसे छोटा टुकड़ा कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलाकर इस तरह के मटेरियल होते हैं या एनर्जी होती है। ये दो ही चीजें होती हैं। तो आइंस्टाइन ने कहा कि ठीक है, अभी तक हम लोग यहां तक सोच चुके हैं, अब आगे सोचिए कि ये दोनों चीजें भी दो नहीं होती हैं। ये दोनों चीजें एक ही चीज के दो रूप हैं। एक ही चीज के दो रूप कैसे हो सकते हैं? तो उसने बड़ा इजीली समझाया कि हमारे पास एनर्जी है, उस एनर्जी को हमने ऐसे दबाया, घनी होती जाएगी। जैसे हमने स्टीम ली, स्टीम वेपर मोटे रूप में, और उसको दबाया, दबाएंगे 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 वो क्या बन जाएगा, पानी, लिक्विड। और दबाइए, स्टीम। जैसे जैसे मॉलिक्यूल नजदीक आते जाएंगे वो वेपर से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा। ऐसा होता है। तो फिर से सॉलिड के एटम्स को दूर करिए, क्या बन जाएगा, लिक्विड। लिक्विड के एटम्स को और दूर करिए, क्या बन जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। ऐसा होता है, ठीक। अब उसने ये कहा कि एक एटम लीजिए, एटम के अंदर न्यूक्लियस लीजिए, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास कुछ है मटेरियल। छोटा करते 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 सबसे छोटा पार्टिकल हमको क्या मिला, इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन लीजिए, उससे छोटा पार्टिकल हमारे पास अभी नहीं है, हमारे नॉलेज में नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन को लीजिए, उस इलेक्ट्रॉन को तोड़ के उसको ऐसा फैलाइए, क्या बनेगा। तो हमको एक एक्सपीरियंस है कि जब हम बर्फ सॉलिड को लेकर ऐसा फैलाते हैं तो वो दिखनी बंद हो जाती है, स्टीम बन जाती है। उसी तरह से अगर एक इलेक्ट्रॉन को लेकर, सबसे छोटे मटेरियल को लेकर हम ऐसा फैलाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन तो गायब हो गया और हमारे चारों तरफ हीट बन गई, एनर्जी बन गई, वेव्स निकलने लगी। तो उनका ये कहना था कि मटेरियल को अगर आप और फैला दीजिए तो वो एनर्जी बन जाएगी। इसी तरह से धूप आती है एनर्जी, कोई भी एनर्जी हमारे पास वेव्स के फॉर्म में आती है, उसको कंडेंस करते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते दबाते लास्ट में वो हमको दिखेगा कि ये तो दिख रहा है, ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी को दबाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन बन जाता है, हमको दिखना शुरू हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन को हम फैलाते हैं तो फैलाते फैलाते दिखना बंद हो जाता है और वो एनर्जी बन जाता है। दिस वॉज गिवन बाय आइंस्टाइन। और चीज क्या है, एक ही है, उसी को हम फैला रहे हैं और उसी को हम कंडेंस कर रहे हैं। तो क्या वाकई ऐसा हो सकता है? होता है, करते हैं हम लोग। बाद में धीरे धीरे पहले ऐसे विचार आते हैं, फिर उन थॉट्स पे लोग काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और बाद में देखते हैं कि अरे ये तो वाकई ठीक है,
ये हमने क्लास 11 में साइंटिफिक थ्योरी में पढ़ता है कि उसमें हम उसका कंफर्मेशन करते हैं या उसका फॉल्सिफिकेशन करते हैं। ये हमारे पास एक प्लेटिनम है, प्लेटिनम। ओके, ये सबसे कड़ा मटेरियल होता है, इसके एटम टू एटम फोर्सेस सबसे ज्यादा होते हैं। यहां पर ये इसके एटम ऐसे सेट हैं, मान लीजिए ये यहां से एनर्जी आ रही है, एक वेव आ रही है, इसके अंदर ये वेव्स भरी हुई है, सन रेज ऐसा आई, ये सन रेज आई और इसको भेजने वाला कौन है? सन। तो हमने सन से रिक्वेस्ट किया कि भैया खूब जोर लगाकर भेजना। उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा है 10 लाख डिग्री, उसने इन वेव्स को भेजा खूब प्रेशर के साथ और सामने हमने ये प्लेटिनम लगा दिया। इस प्लेटिनम के पास यहां पर ये ऐसे गड्ढा बना हुआ, ये सब आई और इसके अंदर ऐसा दब गई, ऐसा नजदीक आते जा रही ना, ऐसे आई, ऐसा दबते गई दबते गई दबते गई, वापस नहीं जा पाई क्योंकि उधर से ढकेलने वाला कौन है? सन, जिसकी पावर बहुत ज्यादा, उसने इन सब को ढकेला। ये सारी एनर्जी वेव के फॉर्म में आई और एकदम कंप्रेस हो गई। ठीक है, हुई कंप्रेस। थोड़ी देर बाद हमने इस प्लेटिनम को तौला, देखा इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। ये करके अभी देखा, 3-4 साल पहले की बात है, वाकई ऐसा हुआ। तो इससे क्या प्रूफ हो गया? एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैटर। इसी तरह से जब हमने फिजन किया, यानी बॉम्ब चलाए, एक्सप्लोजन किया, तो उसमें हमने क्या देखा कि पहले हमारे पास मान लीजिए किसी चीज में 112 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक्सप्लोजन किया, बहुत सारी हीट बनी, बहुत सारी गामा वेव्स निकली, सब तरह की वेव्स निकली, सबको हमने इकट्ठा किया, फिर हमने ढूंढा अरे हमारे इलेक्ट्रॉन कहां गए, गिनती किया 111, पहले कितने थे? 112, एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया और इतनी सारी एनर्जी हमको मिली। उसने क्या प्रूफ करके दिया हमको? दैट मटेरियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। और इसने क्या प्रूफ करके दिया? एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मटेरियल। और दोनों चीजें हम प्रैक्टिकल कर चुके। और ये आपने याद रखिए, चैप्टर 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये प्रोसेस पढ़ी थी। इसका नाम क्या था? पेयर प्रोडक्शन, याद आया? और दूसरा क्या था जो दोनों एक दूसरे को निगल जाते हैं? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ओके, तो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? गामा गामा। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि गामा गामा आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। मटेरियल में कन्वर्शन और मटेरियल का एनर्जी में कन्वर्शन। वो जो मटेरियल बनता है उसमें एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि उसके पास मास भी होता है और उसके पास चार्ज भी होता है। तो इस तरह से ये कन्वर्शन, ये हमको आइंस्टाइन ने दिया। उस समय हमने चार्ज के रेफरेंस में पढ़ा था, आज हम उसको मास और एनर्जी के रेफरेंस में पढ़ते हैं। तो उसके लिए हमको एनर्जी का एक फॉर्मूला भी बनाया। ये हमको मालूम है इसकी सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। r का क्या होता है? स्क्वायर। ओके, तो इसके लिए हमको आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया कि अगर आप m मास लेकर उसको डिस्ट्रॉय करके, m मास को डिस्ट्रॉय करके आप एनर्जी बनाना चाहते हैं तो कितनी एनर्जी बनेगी? किस चीज का ये जो एनर्जी बनेगी? वेव के फॉर्म में चलेगी और वेव के पास क्या होती है? वेलोसिटी। और वो वेलोसिटी कितनी होती है? c। उसकी सरफेस बनाइए c²। तो उन्होंने बोला कि ये बनेगी एनर्जी कितनी? mc²। m मास को लेकर डिस्ट्रॉय करिए, एनर्जी में कन्वर्ट कर दीजिए, कितनी एनर्जी बनेगी? E। और that E is equal to mc². This is the famous formula for energy conversion to mass. So this is mass energy conversion. अब इसमें देखिए, अब हम इसमें गुणा भाग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? हमको इलेक्ट्रॉन का मास मालूम है,
हमको एक यूनिट मास कितना होता है मालूम है, और हमको C भी मालूम है। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 1 kg मास से कितनी एनर्जी बनेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 रख देंगे और C की वैल्यू 3 × 10⁸ है, वो रख के कन्वर्ट करेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि 1 किलो मास को अगर पूरा एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये कितना बनेगा। इसी तरह से अब हम कन्वर्शन कर सकते हैं कि 1 kg की बजाय अगर हम सिर्फ एक एटॉमिक यूनिट मास को लेके कन्वर्ट करेंगे, जैसे एक प्रोटॉन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, कितना मास, कितनी एनर्जी बनेगी, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला अब हम यूज किया करेंगे मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, और इसको नोट कर लेते हैं, वेयर C इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। So energy can be converted to mass and mass can be converted to energy. Energy and mass can be converted to each other. Right? अब इसके बाद हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1 किलोग्राम को कितनी एनर्जी मिलेगी, 1 ग्राम को कितनी एनर्जी मिलेगी, और 1 यूनिट में कितनी एनर्जी मिलेगी। तो जब हम यूनिट को कन्वर्ट करेंगे तो इसको लेते हैं, एंड दिस इज ए गुड क्वेश्चन। 1 एटॉमिक मास यूनिट कितनी एनर्जी के बराबर होता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट कितने केजी के बराबर होता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट, इट इज गिवन देयर 1.660539 into 10⁻⁻27 kg। ये एक AMU होता है। अगर इस एक AMU को मैं कहूंगा कि एनर्जी में कन्वर्ट कर दीजिए, तो कैसे करेंगे? दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड विथ C²। सो एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1.6600539 into 10⁻⁻27। इसको केजी में क्यों लेंगे? क्योंकि SI सिस्टम में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और एनर्जी किस में आएगी? जूल्स में आएगी। ठीक है, सो दिस मल्टीप्लाइड बाय 3 × 10⁸, इसका स्क्वायर कर दिया, mc², ये क्या आ गई? एनर्जी, और इसका यूनिट क्या बना? जूल। अब अगर हम इस जूल को कन्वर्ट करना चाहें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, EV, तो ये जो जूल में एनर्जी आएगी इसको हम डिवाइड कर देंगे। ये डिवीजन का कन्वर्जन आपको मालूम है, 1.602 into 10⁻⁻19 इतने जूल का एक EV होता है। तो इसलिए जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो अब ये क्या बन जाएगा? EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हमारे एनर्जी की यूनिट होती है जब हम इलेक्ट्रॉन से डील करते हैं। तो ये डिवाइड करने से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गई। अब इसका कैलकुलेशन हमने किया और ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स करने के बाद ये आ जाता है 0.9315। 0.9315 into 10⁻, this is 9, correct, 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम चाहें तो इस यूनिट को, इस नंबर को थोड़ा सा और रीजनेबल बनाने के लिए मिलियन को यूज कर लेते हैं, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मिलियन से 10⁶ कम हो जाएगी। अगर 10⁶ कम हो जाएगी तो कितनी बचेगी? 10⁻3। अगर हम इसको 10⁻3 कर दें तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 10⁻3 क्या होती है? 1000। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल, ये 3 नंबर इधर चला गया। सो दिस वी कैन राइट एज 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें 10 की पावर हमको याद नहीं करनी है, एंड दिस इज ए इजी कन्वीनियंट फिगर टू रिमेंबर।
तो ये हमने क्या निकाला, एनर्जी ऑफ 1 यूनिट मास, 1 AMU। सो 1 AMU को कन्वर्ट किया एनर्जी में, किसके बराबर, 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो रेडिएशन इतनी एनर्जी रखता है उसको कंप्रेस करेंगे तो कितना मास बनाएगा, 1 यूनिट मास बनाएगा। और 1 यूनिट को अगर फैला के हम एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे तो वो इतनी एनर्जी बनाएगा। ये समझ में आ गया। तो ये है कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इनटू मास। ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। या अब हम आगे चल के जिस भाषा की बात करेंगे कि ये जो न्यूक्लियस बना हुआ है इसके अंदर कौन है, मास है कि एनर्जी है, तो हम बोलेंगे हमको नहीं पता, उसके अंदर है, एक ही चीज है जिससे ये दुनिया बनी है। उसी को अगर आप ग्राम में नापना शुरू करोगे तो क्या बोलोगे, मास है, और उसको आप जूल में नापना शुरू करोगे तो क्या है, एनर्जी है। तो चीज एक ही होती है, दबी होती है तो हम उसको मास बोल देते हैं, और फैली होती है तो उसको एनर्जी बोल देते हैं। ये नए कंसेप्ट के साथ, इस नई सोच के साथ अब हम लोगों को आगे बढ़ना कि दो चीजें होती ही नहीं है, एक ही चीज होती है। हमारे दो नापने के तरीके, एक नापने के तरीके को हम क्या बोलते हैं, मैं मास नाप रहा हूं ग्राम में, और दूसरे तरीके को क्या बोलते हैं, मैं जूल में नाप रहा हूं एनर्जी। तो हमको वो जैसा रूप दिखता है वैसा ही हम उसको नापना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज चीज एक ही है, दबा दो तो उसका नाम मास हो जाता है, फैला दो तो उसी का नाम एनर्जी हो जाता है। इससे हमको ये समझ में आता है कि मैं आपको ये बोल सकता हूं कि ये मेरे पास 1 ग्राम की चीज है, 1 ग्राम, ठीक है, इसमें से मैंने ये 1000 जूल निकाल दिया। तो अब आप हंस नहीं सकते कि ग्राम में से जूल कैसे निकाल दिया, क्योंकि आपको मालूम है चीज तो एक ही है। तो अगर 1 ग्राम में से हम एनर्जी निकाल देते हैं, 10,000 जूल निकाल देते हैं, तो इस मास का क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें से क्या निकाला, एनर्जी निकाल दी। अगर मैं इसमें एनर्जी डाल दूंगा और वो भी मटेरियल के फॉर्म में आ गई तो इसका मास बढ़ जाएगा, क्योंकि वो मास उसमें ऐड हो जाएगा। एनर्जी और मास एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, एनर्जी आएगी, कंप्रेस होगी, मास बन जाएगा और ये मास उसमें बढ़ जाएगा। इस तरह से मास हो या एनर्जी हो, दोनों चीज एक जैसी ही होती है।